नहीं उधर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माइक्रोफोन सारे लोग ऑफ कर लें, रिक्वेस्ट है। जब कोई सवाल हो तो प्लीज़ ऑन कर लें, क्योंकि सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसमें सारी बातें आ जाएंगी। तो इस बैच की इत्तला पहले से दी जा चुकी है सारे लोगों को, और जो डिस्कशन किया जा रहा है उस टॉपिक का नाम है लर्न हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इनहेरिटेंस आफ्टर डेथ, यानी मरने के बाद तरके की तकसीम कैसे की जाए, ये हमारा मेन टॉपिक है। इससे पहले सारे लोगों को जिनको ग्रुप्स में ऐड किया गया था IIRC के ग्रुप में, उन सबको एक बुक भेज दी गई थी। अगर किसी के पास बुक नहीं पहुंच पाई है तो मुझे बोल सकते हैं, ताकि मैं ग्रुप में दोबारा से डाल दूं, क्योंकि हम जो डिस्कशन करेंगे वो इस बुक से डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वाल पास बुक नहीं है वो वाली जो ठीक है। आपने करी है, क्योंकि आप मैं अभी आप ग्रुप में ऐड हैं नहीं IIRC? नहीं नहीं, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। मैं मुझे अभी अभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिए, मैं आपको बुक भेज देता हूँ। बाकी लेकिन किसी के मेरे पास पास नंबर नहीं है आपका। मेरे पास 9871 9871 48 48 1152 1152। 52 जी। जी, मैंने सेव कर लेता हूँ। 9871 481152। 1152। जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं उनको ग्रुप में शामिल करके एक बार ग्रुप में भेज दूंगा। और किसी को बुक की ज़रूरत तो नहीं है? क्योंकि पहला डे इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकती है। नहीं ठीक है, इस ग्रुप में तो आपने किताब डाली है यार। हाँ, ग्रुप में डाली है, लेकिन कुछ लोगों ने ज्वाइन हाँ, जो नहीं आए हैं, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही। नहीं है। जी। तो जिन लोगों के पास नहीं है मैं उनको एक मिनट सेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट करें सारे लोग। मैंने आपको मैसेज कर दिया। ठीक है, मैंने बुक आपको फॉरवर्ड कर दिया है। आई थिंक जिन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी सबको मैंने बुक भेज दी है। तो मैंने अपने मैसेज में डिस्कशन किया था कि ये थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड क्लास है मिराज के ऊपर, तो हमें बीच बीच में कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सिलेबस था, आई थिंक वो सिलेबस भी मैं सबको भेज चुका हूँ। दैट इज़ द सिलेबस जो हम डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों के पास सिलेबस नहीं है, क्लास के बाद सिलेबस भेज दिया जाएगा। मैं ग्रुप में ही बुक को डाल देता हूँ। ग्रुप में कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये किताब नहीं है। IIRC ग्रुप में सारे लोगों को किताब मैंने भेज दी है, और जो सिलेबस है उसको भी मैं एक बार ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ।
ग्रुप के अंदर मैंने सिलेबस भी फॉरवर्ड कर दिया है, जो ये सामने खुला हुआ है। तो आज का जो डिस्कशन है, हम अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस ही जाएंगे और इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3 महीने हमें लगेंगे, यानी 12-13 क्लासेस हम इसमें कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो इतने टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे। तीन चीज़ें हमने डिस्कशन करनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि उनको डिफरेंशिएट ना करने की वजह से कुछ मिसकॉन्सेप्शन पैदा हो जाते हैं। एक टर्म है यहाँ पे गिफ्ट, जिसको आप हिबा के नाम से जानते हैं। दूसरा है विल, जिसको हम वसीयत के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इनहेरिटेंस, जिसको तरका के नाम से जानते हैं। इनके रेफरेंसेस मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। इस्लाम 360 आप लोगों के पास हो तो वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, या हार्ड बुक है तो वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहला जो टर्म है, जो गिफ्ट है, इस गिफ्ट के बारे में जो हदीस मौजूद हैं वो ये कि जब आप अपनी औलाद के बीच में गिफ्ट दें, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, औरत हो या आदमी हो, तो मेल और फीमेल को जब गिफ्ट दिया जाए तो उनके साथ में गिफ्ट को जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इनके रेफरेंसेस इन हदीस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जहां से जाके आप रीड आउट कर सकते हैं। तो गिफ्ट आप अपनी ज़िंदगी में किसी को देते हैं, गिफ्ट किसी को भी दिया जा सकता है। गिफ्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अपनी औलादों के अलावा किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो वो गिफ्ट आप जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट औलादों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग कहा गया कि उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक ना तो गिफ्ट है, ना मेरा टॉपिक विल है। मेरा टॉपिक जो है, जिस पे मैंने 2015 से स्टडी किया है, मल्टीपल बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, मेरा एक्सपर्टाइजेशन इसके ऊपर है, जिसको मैंने फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स से कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए, इसको केवल कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखना है। तो गिफ्ट वो पार्ट है जो आप अपनी लाइफ में ख़रीदते हैं और लाइफ में किसी को देते हैं। औलाद के बीच में, किड्स के बीच में अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको आप इक्वल करें, ये हदीस मुबारक से में पता लगता है। विल के बारे में बहुत सारे रेफरेंसेस सही बुखारी, अबू दाऊद, मिशकात और भी हदीस की किताबों में है। विल जो की जाती है, वो विल हम उसको नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर कर दिए हैं कुरान करीम के अंदर। आयत नंबर 11 के अंदर ये वो है इनहाइडेट के ऊपर जिनकी वसीयत जो माइक्रोफोन प्लीज ऑफ कर लीजिए। ये पास में आयत नंबर 11 सूरा निसा की, आयत नंबर 12 और आयत नंबर 176, 3 आयतों के अंदर मिरास के बारे में है, लेकिन इसमें 4:11 में और 4:12 के अंदर भी डिस्कशन आया है। किसका? विल के बारे में डिस्कशन है। मिम्बादी वसीयती यूसी बिहा उदन, 3-4 बार डिस्कशन है। 3 बार इस आयत करीमा के अंदर है और 1 बार इसके अंदर डिस्कशन मौजूद है। तो विल हम उन लोगों के लिए नहीं कर सकते जिनके हिस्से अल्लाह ताला ने आयत नंबर 11, 12, 176 में फिक्स कर दिए हैं। हम विल उनके लिए कर सकते हैं जो उनके हिस्से फिक्स्ड नहीं है या जिनके हिस्से कट रहे हों। जैसे फॉर एग्जांपल, वालिद साहब अगर मौजूद हैं और ग्रांड फादर भी मौजूद हैं, दादा भी मौजूद हैं और वालिद साहब भी मौजूद हैं, और
आपकी या मेरी अगर डेथ होती है और मेरी अगर औलाद भी मौजूद है, तो मेरी डेथ के वक्त अगर मेरी औलाद मौजूद है तो मेरे वालिद साहब को 1/6 हिस्सा जाएगा मेरी प्रॉपर्टी में से। मेरे दादा को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वालिद साहब की मौजूदगी में दादा को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अगर मैं चाहता तो अपने दादा को यहाँ से मैं वसीयत कर सकता था, इनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। मेरी माँ की मौजूदगी में अगर मेरी नानी मौजूद है, यानी मैटरनल ग्रांड मदर मौजूद है, तो मेरी मौत के बाद अगर मेरी औलाद मौजूद है तो माँ का हिस्सा 1/6 होता है, लेकिन मेरी नानी को हिस्सा नहीं जाता। तो मैं अपनी नानी के लिए वसीयत कर सकता था। लेकिन वसीयत कितनी की जा सकती है, इसका एक रूल है कि हम वसीयत मैक्सिमम 1/3 कर सकते हैं या उससे कम कर सकते हैं। इनका डिस्कशन यहाँ पर सारी हदीस मुबारक के अंदर मिल जाएगा। तो वसीयत जब हम करते हैं तो वसीयत के लिए रूल ये है कि वसीयत के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। वसीयत जब की जाती है तो कफन दफन पे जो खर्च होता है और जो कर्ज पे खर्च होता है, उन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट में से घटा दिया जाता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जब कोई शख्स मरा तो उसकी टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट, वो चाहे कार था, कोठी था, बंगला था, शेयर्स थे मार्केट में, गोल्ड रखा था, उसकी टोटल प्रॉपर्टी जो अमाउंट है, ये टीपीए रखा हमने इसको। उसके कफन दफन पे जो अमाउंट खर्च किया जाएगा उसको फिनरल अमाउंट्स के नाम से रखा। उसने जो किसी से कर्ज लिया था वो आपके पास डेप्थ अमाउंट डीए के नाम से डिनोट करेंगे आगे। जो उसके ने कुछ विल की थी किसी के लिए, वो विल को हम WA विल अमाउंट के नाम से याद रखेंगे। और जो तरके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनहेरिटेंस अमाउंट IA के नाम से रखा जाएगा। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पर गिफ्ट तो आपने अपनी ज़िंदगी में किसी को दे दिया है। विल आप जब लिखते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में लिखते हैं। विल आप जब लिखते हैं तो अपनी लाइफ में लिखते हैं। लेकिन विल का इम्प्लीमेंटेशन या वसीयत का इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तो आपकी मौत के बाद होता है। लेकिन वसीयत उनके लिए नहीं है जिनके हिस्से अल्लाह तबारक तआला ने फिक्स कर दिए हैं या जिनको शेयर मिल रहा है। यहाँ पे बाप के होते हुए दादा को नहीं मिल रहा है तो दादा के लिए वसीयत की जा सकती है। इसी तरीके से औलाद के रहते हुए आपकी जो अखयाफी भाई बहन हैं उनको नहीं जाता है तो उनके लिए वसीयत की जा सकती है। बट वसीयत की मैक्सिमम लिमिट 1/3 होगी। लेकिन वसीयत को क्या पूरे माल पर अप्लाई होगी? क्या वसीयत जो है पूरे इसके ऊपर टीपीए के ऊपर टोटल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगी या इसका कोई रूल है? तो वसीयत के लिए रूल ये है कि जो कफन दफन है इस पे जो खर्च होगा और जो कर्ज उसके ऊपर है वो जो खर्च होगा, इन दोनों एक्सपेंस को जोड़ दिया जाएगा और टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट में से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको अभी आपके सामने सॉल्व करेंगे तो अभी इंशाल्लाह ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। इनहेरिटेंस जो अमाउंट है तरके के बारे में कुरान करीम के अंदर 11-12 में भी मेंशन है, 176 में, बुखारी की मल्टीपल हदीस हैं, अबू दाऊद की हैं, इब्ने माजा की, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो तरका जो पार्ट है ये आफ्टर डेथ ही होना है। 2015 से मैंने पढ़ना शुरू किया, 17 से मैं क्लासेस इसकी ले रहा हूँ। तो मेजॉरिटी अब जब हम क्लास लेते हैं तो डिस्कशन ये होता है जी हमने अपना जो प्रॉपर्टी है वो हमने मरने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी हमने तरके को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जो ज़िंदगी में आप किसी को दे रहे हैं वो इनहेरिटेंस और तरका नहीं है, वो ज़िंदगी में जो आप देते हैं वो गिफ्ट होता है। तरके का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इनहेरिटेंस का वो आपके मरने के बाद ही होगा। इट्स ए लॉ ऑफ द इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ज़िंदगी में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर
जब कोई शख्स मर जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, तो वो हमारे ऊपर 4 ड्यूटीज छोड़कर जाता है। हर एक शख्स को मालूम है कि सबसे पहले कफन दफन किया जाता है। इसके बारे में तो मालूम है कि कफन दफन किया जाएगा, और हमें इसको भी मालूम है कि उसकी तरके की तकसीम होनी है। लेकिन ये 2 चीज़ें ऑप्शनल हैं। ये तो कंपलसरी है कि डेथ हो गई तो कफन दफन होगा, और डेथ हो गई तरके की तकसीम होगी। लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर कर्ज लिया होगा तो कर्ज दिया जाए, अगर उसने लिया होगा तो कर्ज अदा किया जाएगा। अगर उसने विल को लिखा होगा, राइट की होगी किसी के लिए, तो विल दी जाएगी। तो ये 2 पैरामीटर ऑप्शनल हैं। अगर किसी ने कर्ज लिया है तो कर्ज की अदायगी की जाएगी, किसी ने विल लिखी है तो विल की अदायगी की जाएगी। लेकिन 2 ये परमानेंट हैं कि फनरल और इनहेरिटेंस होना ही होना है। तो अब यहाँ पर जो 4 ड्यूटियां हैं, उनका जो प्रोसेस है वो इसी ऑर्डर में ही होगा। सबसे पहले कफन दफन होगा, उसके बाद कर्ज जो उसने लिया होगा, कर्ज अदा किया जाएगा, और उसने जो वसीयत की होगी फिर वसीयत को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और 4th टर्म पे इनहेरिटेंस को कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक शख्स है, किसी की डेथ होती है, उसने जो अपने पीछे टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट छोड़ा है 1 लाख रुपए छोड़ा है। फर्ज कर लीजिए, इसको जरा पीछे लिख दे मिटा के, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है। उसने अपने पीछे 1 लाख रुपए छोड़ा है। उसके कफन दफन पर जो खर्च आया है वो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का आया है। जो लोग क्लास ले रहे हैं उसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, क्योंकि ये मरहले हर एक के घर में आने हैं, मेरे भी और आपके भी। एक रफली फिगर ले लिया गया कि 1 लाख रुपए किसी ने छोड़ा, टोटल जितना भी एसेट था उसके पास। कफन दफन पे उसके 10,000 रुपए खर्च किए गए। उसके ऊपर जो कर्ज था वो 30,000 रुपए का था। उसने एक विल बनाई थी कि 25,000 किसी मदारिस को या किसी यतीम खाने को दे दिया जाए। मरने वाले ने, जिसकी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है टोटल मिलाकर, कार, बंगला, कोठी, सोना चांदी, वॉटेवर जो भी है, उसके कफन दफन पर 10,000 रुपए खर्च हुए। उसके ऊपर कर्ज 30,000 रुपए का है। उसने जो विल लिखी थी किसी के लिए, वो पता लगा उसके डॉक्यूमेंटेशन से कि 25,000 की है। तो हमें जो कैलकुलेट करना है ये कैलकुलेट करना है, और दूसरा चीज ये चेक करना है कि क्या ये जो विल उसने की है 25,000 रुपए, क्या ये सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये विल जो है कहीं ज्यादा हो गई हो 1/3 से। अगर 1/3 से ये फिगर ज्यादा आ रही है तो शरीयत के लॉ के अकॉर्डिंग इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, और इसको रिड्यूस करके 1/3 पे लाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो 4 पैरामीटर मैंने यहाँ लिखे हैं सबने नोट कर लिए होंगे। टीपीए 1 लाख रुपए है, फनरल अमाउंट 10,000 रुपए है, कफन दफन पे जो खर्च है 10,000 है, कर्ज उस बंदे के ऊपर 30,000 रुपए था, और उसने वसीयत 25,000 की थी। अब उसका इनहेरिटेंस अमाउंट निकालना है कि उसके वारिसों में तकसीम कितने पर किया जाए। ऐसा नहीं कि तकसीम 1 लाख पर किया जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले विल को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे जो विल का जो अमाउंट है वो लेस देन और इक्वल टू 1/3 होना चाहिए। बहुत सारी हदीस मुबारक, वह मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, वह मैंने रेफरेंसेस आपको दे दिए हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो ये फार्मूला होगा। इस फार्मूले में आप रखिए और विल का अमाउंट निकालिए। विल इक्वल टू भी हो सकती है और लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन नहीं होगी। तो यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर उन वैल्यूज को अगर रखा जाए तो 1 लाख जो रुपए है उसमें से आप माइनस करेंगे किसको, फनरल अमाउंट कितना था
10,000 रुपये। कफन दफन जो कर्ज था उसके ऊपर कितना था? 30,000 रुपये बटा 3, ये ब्रैकेट ये आ गई और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब यहाँ से अगर इसको सिंपलीफाई करते हैं, जिन लोगों को मैथमेटिक्स आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस क्लास के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको सिंपलीफाई करके दिखाने की ज़रूरत है, तो इसलिए सब लोगों को लेते हुए साथ में चलना पड़ रहा है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आपके पास आ गई, ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 40,000, 40,000। अब यहाँ पे जो हम निकालेंगे, 1,00,000 में से 40,000 निकालेंगे, कितना आएगा? 60,000 रुपये। विल कितनी आएगी? 20,000 रुपये। मरने वाले ने विल कितनी की थी? 25,000 रुपये। तो ये विल उसकी कैंसिल है, ये रिड्यूस करके 20,000 कर दिया जाएगा। तो जो विल है, हाँ ये जी, 40,000/3 होता है ना? हाँ, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल एरर है, ये बोर्ड मास आपने फॉलो नहीं किया ठीक से, ब्रैकेट आपने गलत लगा रखा। अच्छा ठीक है, उसको ठीक कर लिया जाएगा। ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ भी नहीं आएगा, वो बाहर वाले ब्रैकेट के बाद आएगा। अच्छा, ये बाहर वाले ब्रैकेट के बाद आएगा। हाँ, तो 1 मिनट इसको भी करेक्ट हाथ के हाथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सही होगा। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, जहाँ गलतियां हैं हाथ के हाथ दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि सब इस्लाह की मोहताज हैं। अच्छा, इसको यहाँ से 3 को निकाल कर और ये 3 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और अंदर के भी 2 ब्रैकेट हैं, आप एक डिलीट ही कर दीजिए, जो हाँ ये वाला ब्रैकेट। इसकी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ से वाइट कर दीजिए ताकि ये जो है अलग। ठीक है, अब ठीक है भाई, सारा क्लियर है? जी सर। हजरत, अब ठीक है। ठीक है, गुड। इसी तरीके से अगली स्लाइड पे भी ठीक कर लीजिए। इस पर भी यहाँ ठीक कर लीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमने यहाँ पे 40,000 यहाँ पे की जगह पर, ये कितनी 25,000 की जगह पर कितना निकलेगा? 20,000 आपके पास वैल्यू निकलेगी यहाँ पे। ये यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई। तो जो विल का जो अमाउंट आया वो कितना आया? 20,000 रुपये आया। अब निकालना है इनहेरिटेंस अमाउंट, तरके का अमाउंट। तो तरके का जो अमाउंट है आपके पास, वो निकलेगा इस फार्मूले से कि टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट में से 1,00,000 रुपए में से आप माइनस कर देंगे 10,000 को, प्लस कर्ज 30,000, प्लस विल 25 नहीं होगी। तो ये जो वैल्यू है वो 1,00,000 रुपए में से आपने 10 और ये 30 40 और 20 60
ये 60,000 रुपये आपने ये माइनस किया, ये कितना आ जाएगा? 40,000। यानी जो रकम हमें 1 लाख रुपए दिख रहा था, कोई ये समझता कि 1 लाख पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉपर्टी का, कोई ये समझता कि 1 लाख पे विल आपके पास निकाली जाएगी। तो विल, कफन दफन और कर्ज की अदायगी के बाद विल इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, और इनहेरिटेंस जो अमाउंट निकला वो आपके पास 40,000 निकला। तो मेरा जो वर्कआउट है वो इसके ऊपर है, इनहेरिटेंस अमाउंट को अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो वारिस मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो रेड कलर की बुक आपको दी गई है उसमें पूरा लिस्ट है कि कितने तरह के इनहेरिटर्स हैं और उनको हिस्सा कितना कितना मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम उस बुक को ओपन करते हैं जो सबके पास मौजूद है, क्योंकि मुझे तो याद है आप लोगों को दिखाने के लिए उस बुक को मुझे खोलना पड़ रहा है, कि यहाँ पे 3 तरह के वारिसों का डिस्कशन है कि एक ज़बल फ़रूज़ कहलाते हैं, यानी कोर्ट की लैंग्वेज में उसको शेयरर या कुरानी केयर्स या कोटा आपके पास शेयरर भी बोला जाता है, चूँकि उनका कोटा फिक्स्ड है, किसी का 1/2 है, किसी का 1/6 है। दूसरी जो कैटेगरी है वो आसाबाद की है, आगे टर्मिनोलॉजी में हम उसको ए यूज़ करेंगे। ज़बुल फ़रूज़ वो लोग जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, सूरा निसा की आयत नंबर 11, 12 और 176 के अंदर। और ये जो ज़बिल अरहाम है, ये दूर के रिश्तेदार हैं जो कि किंड्रेड या यूटेराइन हेयर्स के नाम से मौजूद हैं। तो ये धीरे-धीरे आपको याद होते रहेंगे, इसलिए किताब आपको दे दी गई है। इस पे ज़्यादा जो है फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम इतना याद रखें कि जिनके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं, वो पहली दर्जे के वारिसीन हैं। जिनके हिस्से फिक्स नहीं हैं, वो दूसरे दर्जे के हैं। और उसके बाद जो बच जाते हैं, जो इसमें और इसमें लाई नहीं करते, क्योंकि इसकी भी लिस्ट है, इसकी भी लिस्ट है, जो इन दोनों लिस्ट में नहीं आते, वो ज़बिल अरहम में आते हैं। ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, तो इसी में होता है। पहले हम इसको तक़सीम करते हैं, इनको देने के बाद जो बच जाता है, वो सारा का सारा ये लोग ले जाते हैं। अगर ये दोनों ना हों, तभी इनके पास जाता है। तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन का चांसेस रेयर केसेस में आता है। कुरान करीम में कितने हिस्से मौजूद हैं, मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, और कितने यहाँ पे एडिशनल कर दिए गए हैं। तो जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर सकते हैं कि 411 का डिस्कशन अगर हम करें, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जो यहाँ से शुरू होती है, इसमें जो डिस्कशन है, इसमें किड्स के बारे में, यानी औलाद के बारे में डिस्कशन है। इस आयत करीमा के अंदर जो डिस्कशन है वो माँ के बारे में डिस्कशन है। इस आयत करीमा में जो डिस्कशन है वो फादर के बारे में डिस्कशन है। 3 लोगों के बारे में इसमें डिस्कशन है 411 के अंदर। और अगर हम 412 की बात करते हैं, वलकुम निस्फु मा तरक का जो शुरू होती है, उसमें जो डिस्कशन है वो हस्बैंड का डिस्कशन है। उसके अंदर जो डिस्कशन है वो वाइफ का डिस्कशन है। उसके अंदर जो डिस्कशन है मैटरनल ब्रदर का डिस्कशन है, मैटरनल ब्रदर, और मैटरनल सिस्टर का डिस्कशन है। बाई नेम नहीं है, जैसे कि बाई नेम माँ का नाम है, फादर का है, हस्बैंड और वाइफ का है। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड इस बात पे एग्री करती है कि आयत नंबर 12 के अंदर जो डिस्कशन है वो मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर का डिस्कशन है, जो आयत करीमा 12 शुरू होती है। तो 12 के अंदर अगर हम जाते हैं तो 12 में हम ये देखते हैं कि आयत नंबर 12 में एक टर्म आता है वहाँ पर व इन काना रजुल यूरसु कलालतन अविमरातुन वलहु अखुन अ उख्तुन। तो ये जो अखुन और उख्तुन यहाँ पे डिस्कशन किए गए, मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर सेज कि ये माँ शरीक
भाई और माँ शरीक बहन के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो 12 में ये डिस्कशन है। और आयत करीमा 176 में जो डिस्कशन है वो है रियल ब्रदर के बारे में, रियल सिस्टर के बारे में। और इसमें स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर एग्जिस्ट नहीं करते तो वो सेम जो शेयर हैं वो पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हस्बैंड के बारे में डिस्कशन हो गया कि हस्बैंड कुरान करीम में मौजूद है, फादर के बारे में डिस्कशन हो गया, मैटरनल ब्रदर के बारे में भी डिस्कशन हो गया, वाइफ के बारे में हो गया, मदर के बारे में हो गया, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर और डॉटर। तो यहाँ जो किड्स का जो डिस्कशन है जब शुरू होती है आयत करीमा यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो उसके अंदर किड्स में सन भी हो सकता है, ग्रांड सन भी हो सकता है, ग्रेट ग्रांड सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है और ग्रांड डॉटर भी हो सकती है। नवासा और नवासी औलाद में नहीं आते अकॉर्डिंग टू दी स्कॉलर्स, वो चले जाते हैं किसके अंदर, ज़बिल अरहम के अंदर चले जाते हैं, वो प्राइमरी ईयर्स के अंदर नहीं आते। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुछ लोग बच गए यहाँ पे, जैसे कि दादा, इनका डिस्कशन कुरान करीम में नहीं है, ये आपको हदीस मुबारक से मिलेगा। और ये जो है दादी और नानी का हिस्सा, ये भी सही बुखारी और तिरमिज़ी शरीफ के हदीस में मिल जाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस के अंदर एक दादी आती है तो उसका हिस्सा कितना है, नानी आती है तो कितना हिस्सा है, बाप अगर नहीं है तो बाप की मिस्ल जो है फिर दादा हो जाएगा। तो यहाँ पर इन 3 चीज़ों को बाद में ऐड किया गया, ये कुरान करीम में नहीं, तो ये हदीस मुबारक से मिलेगा। यानी हमारे पास कुल अगर हम देखते हैं ज़बिल फ्रूज़, तो यहाँ पर 4 मर्द हैं जो प्राइमरी एयर्स हैं और 8 या 9 औरतें हैं। कुछ स्कॉलर ने दादी नानी को एक कंसीडर किया है, कुछ ने अलग अलग कंसीडर किया, तो एटलीस्ट 8 तो हैं, यानी 8 औरतें और 4 मर्द, ये प्राइमरी एयर्स कहलाते हैं। इनको जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो जो बच जाता है वो सेकेंडरी में जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि बेटा जो है प्राइमरी ईयर्स में नहीं आता, पहली कैटेगरी में नहीं आता वारिसिन की, वो वेटिंग लिस्ट में आता है। उसको मिलता है 100%, जरूर मिलता है, लेकिन ज़बिल फ्रूज को बांटने के बाद मिलता है। तो ये कैटेगरी धीरे धीरे आपको याद होती रहेंगी, इनमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह 3 महीने तक ये सारी याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें एवरी टाइम इस किताब को फॉलो करते हुए चलना है। सेकंड तरह के जो कैटेगरी आती हैं वो असाबात की आती हैं, जिसको हम रेसिडुअरी बोलते हैं कोर्ट की लैंग्वेज में। अब रेसिडुअरी के अंदर फिर ये 3 पार्ट होते हैं, असबा भी नफ्सी ही, असबा आपके पास भी गैरी ही और असबा मा गैरी। तो इसमें कौन कौन एग्जिस्ट करता है, मोटा मोटा फंडामेंटली आप याद रखेंगे कि जब कभी भी बेटा और बेटी, पोता और पोती, सगा भाई और सगी बहन, सौतेला भाई और सौतेली बहन होगी, तो ये कंडीशन जो होगी ये असबा बी गैरी की कंडीशन है, या मैन वीमेन एक साथ हैं तो एग्जिस्ट करती है। इनको जो हमेशा जो शेयर मिलता है वो मिलता है 2:1 में। अगर बेटा और बेटी मौजूद है तो उसका शेयर कुरान करीम में 2:1 है, बेटे के 2 हिस्से हैं, यानी हर बेटे के 2 हिस्से और हर बेटी का 1 हिस्सा। अगर बेटा बेटी नहीं है तो पोता पोते के भी यही हिस्से हैं। अगर बेटा बेटी भी नहीं है, पोता पोती भी नहीं है, रियल ब्रदर और रियल सिस्टर हैं, उनको भी 2:1 की रेशियो मिलेगा, आयत नंबर 176 सूरा निसा। और अगर ये नहीं है तो पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर को भी इसी रेशियो मिलेगा। तो जो असबा होते हैं उनको रेसिड्यू यानी बचा हुआ माल मिलता है,
जबिल फ्रूज को बांटने के बाद कैसे मिलेगा, एक कैलकुलेशन आपके साथ में करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमें पूरा जो टर्मिनोलॉजी है इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे, अगले हफ्ते फिर देखेंगे। यहाँ से ये धीरे धीरे याद होता रहेगा। ये जो शेयर हैं ये आपने जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे शेयर ऑफ हस्बैंड, ये कौन सी आयत के अंदर है, 4:12 के अंदर, कि औलाद नहीं है तो उसका हिस्सा 1/2 है, अगर औलाद है तो उसका हिस्सा 1/4 है। इसी तरीके से वाइफ का शेयर भी किसके अंदर है, 4:12 के अंदर मौजूद है। तो ये सारे टाइम टू टाइम हम पढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह ये याद होते रहेंगे। अभी हम अपने एक सवाल की तरफ चलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह समझने में सारी चीज़ों में आसानी होगी। पहला जो क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने सारा किताब आपको लिख कर दे दिया कि इसमें आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे हम फॉलो करेंगे, सारा हमें याद हो जाएगा। हमें सवाल यहाँ से शुरू करने हैं। यानी जो 40,000 का अमाउंट है जो अभी टीपीए जो निकला इनहेरिटेंस अमाउंट, उस 40,000 के अमाउंट को अगर पहले सवाल में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे करेंगे। मरने वाले ने अपने पीछे किसको छोड़ा है, एक बेटे को और एक बेटी को। मरने वाले ने अपने पीछे किसको छोड़ा, एक बेटा और बेटी को। इसको बड़ा कर लेते हैं अगर किसी को छोटा लग रहा हो तो। पहले क्वेश्चन की तरफ है हम, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास 120 क्वेश्चन है इस तरह के। तो सूरा निसा की आयत नंबर 4:11 के अकॉर्डिंग यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उसके तहत यहाँ पे एक सन है और एक डॉटर है। तो जो सन है उसको हम एस से डिनोट करेंगे, डॉटर को डी से डिनोट करेंगे। तो इनकी जो निस्बत है वो कितनी है, 2:1 है। 2 हिस्से बेटे के, एक हिस्सा बेटी का। तो इनकी निस्बतों का जो जोड़ होगा यानी एडिशन ऑफ रेशियोज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2+1 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मरने वाले ने जो 40,000 छोड़ा है, इनहेरिटेंस जो अमाउंट जो छोड़ा है उसने 40,000, तो हम उस इनहेरिटेंस अमाउंट को अगर इस 3 से डिवाइड कर दें तो 40,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर सबके पास होगा। 40,000 को 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक जो हिस्सा बनता है वो कितने का आता है, 13,333। 13,333.33। अब जो सन है उसको कितने हिस्से जाने हैं, जो सन है उसको जाने हैं 2, तो 2 इंटू 13,333.33 ये सन को चले जाएंगे। तो इसकी अगर मल्टीप्लाई 2 से कर दिया जाए तो 40,000 में से 26,666 रुपये 66 पैसे उसको जाएंगे, और डॉटर को जो जाएंगे वो 1 गुना 13,333.33 यानी उसको 13,333.33 जाएंगे। इसमें कोई किसी को दिक्कत है समझने में जो बताया गया सवाल है, किसी को डाउट इसके अंदर? पहले तो तर्के का हमने निकाल लिया कि 40,000 रुपए का तर्का होगा, वॉटेवर जो भी तर्के की अमाउंट होगी। एक बेटा था एक बेटी थी, तो अगर किसी का एक बेटा और एक बेटी ही बचता है, बाकी और कोई फर्द नहीं है, तो उसके 3 डिवीजन किए जाएंगे। चूंकि 2 हिस्से बेटे को, एक हिस्सा बेटी को, डिवाइड करने पे एक हिस्से की रकम ये आई, बेटे को उसका दुगना दे दिया जाएगा, बेटी को ये दे दिया जाएगा। अब अगर इसी सवाल में अगर आपको ये दे दिया जाए कि भाई 2 बेटे हैं और एक बेटी है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, एस 5 शेयर हो जाएगा ना जी, S:S, जिनको नहीं आता उनको समझाने के लिए लिखा जा रहा है कि 2:2:1 और इनकी निस्बतों का जोड़, S का मतलब सन, D का मतलब डॉटर, यानी 2+2+1 यानी 5। यानी जो 40,000 का अमाउंट था आपके पास,
40,000 को किससे डिवाइड कर दिया जाएगा? 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 40,000 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो एक हिस्सा कितने का बन जाता है? 8,000 रुपए का। तो जो ईच सन है आपके पास, ईच जो सन है कितना हो जाएगा? 2 गुणा 8 यानी 16,000 रुपए उसको दे दिया जाएगा। और बेटी का हिस्सा कितना हो जाएगा डॉटर का? यानी 1 इंटू 8,000 हो जाएगा, यानी उसको 8,000 रुपए दे दिया जाएगा। तो इसमें चाहे कितने भी बेटे हो जाएं, कितनी बेटियां हो जाएं, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी, कोई बताएगा कितने हिस्से बनेंगे? इससे 3 दूनी 6, 2 8, 8 हिस्से बने, यानी 40,000 को 8 से 8 पंचे 40, 5,000 रुपए। तो 10-10 तीनों को मिल जाएगा जी, और 5-5 लड़कियों को। ठीक है। यहां पर जो सवाल नंबर 2 है उसको लेके चलते हैं। सवाल नंबर जो 2 है हमारे पास, इसमें सन है, डॉटर है और ब्रदर है। तो यहाँ पे एक सन है और 5 डॉटर हैं और एक ब्रदर है। तो याद ये रखना है कि औलाद की मौजूदगी में अगर बेटा मौजूद है तो जो ये ब्रदर है इसका कोई भी शेयर नहीं होगा। नो शेयर ड्यू टू सन। अगर बेटी होती तो फिर इसका हिस्सा बनता, कितना बनता वो आगे देखेंगे। फिलहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं कि बेटा और बेटी मौजूद हैं, तो यहां पर केवल इनको शेयर जाएगा। तो इनके कितने डिवीजन हो जाएंगे? एक सन के कितने हो गए? 2 हिस्से और 5 बेटियों के 5, यानी 7 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। और इसको ब्रदर को कुछ भी नहीं जाएगा, ब्रदर को कुछ भी नहीं जाएगा। एक सवाल मैं आपके सामने उस दूसरी पीपीटी पे करता हूं जो कि तीसरा सवाल है। यहां से मेन सवाल शुरू हो गए, फादर, डॉटर और वाइफ। तो दूसरी पीपीटी पे चलते हैं ताकि वहां पे महफूज भी रहे। फादर, डॉटर, वाइफ, क्वेश्चन नंबर 3 है। अगले हफ्ते मैं उस पे स्लाइड पे लिख कर रखूंगा क्वेश्चन को। सवाल जो 3 नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसमें 3 लोगों का जिक्र है, फादर का, डॉटर का और वाइफ का। इस सवाल में मैं 15 मिनट लगेंगे करने में, क्योंकि समझाना है आप लोगों को। तो जब कभी भी कोई सवाल दिया जाएगा तो हम उसको 4 स्टेप में हल करेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया और जो टीपीए है इसका जो इनहेरिटेंस अमाउंट है वो हम 40,000 रुपए लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो हम निकाल चुके हैं। तो स्टेप नंबर जो 1 है, इसको जो लोग लिखना चाहते हैं सुकून से लिखें। स्टेप नंबर 1 में लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, यानी वारिसीन की लिस्ट और उनके हिस्से। ये पहली स्टेप 1 में हम लिखेंगे। वालिद साहब मौजूद हैं, डॉटर मौजूद है और वाइफ मौजूद है। अब कुरान करीम के अंदर सूरा निसा आयत नंबर 11 के अंदर बेटी के बारे में लिखा हुआ है। कोई साहब बताएंगे कि किसी ने पढ़ा हो सूरा निसा तो कितना हिस्सा बेटी का? एक बेटी हो तो जो आयत शुरू होती है उसी को मुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसान फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसु मा तरक। और अगली क्या है? व इन कानत वाहिदतन फलान निस्फ। अगर एक ही बेटी तो उसका इसका कितना हिस्सा है? आधा। इसको हम क्या बोलेंगे? ZF, ज़बिल फ्रूज, जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। ZF स्टैंड फॉर ज़बिल फ्रूज। वाइफ का हिस्सा कुरान करीम में कौन सी आयत के अंदर है? आयत नंबर 12 के अंदर। ये बार बार लिखेंगे इंशाल्लाह, तुमसे तो याद होता रहेगा। औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा कितना है? 1/8। और ये भी क्या है? ज़बिल फ्रूज, जिसका हिस्सा अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया। फादर के 3 कैटेगरी हैं। फादर की एक कैटेगरी तो ये है कि वालिद साहब को 1/6 तो मिलना ही मिलना है। 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 1/6 तो मि
दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर बेटी मौजूद है तो उनको वालिद साहब को बचा हुआ हिस्सा भी मिलता है। अगर यहाँ जाते हैं शेयर ऑफ फादर पे, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 3 तरीके से मिलता है। हमारे सवाल में डॉटर मौजूद है, तो इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में वालिद साहब लाई करते हैं? जी, एनीबडी जो भी ऑनलाइन है। पहली कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा, दूसरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, या तीसरी के अकॉर्डिंग? दूसरी 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 के लिए, चूंकि डॉटर मौजूद है, यानी वालिद साहब को 1/6 तो एज ए ZF मिलेगा जो फिक्स शेयर है, और वो असबा भी हैं, अगर बच जाएगा तो उनको R भी मिलेगा। तो वालिद साहब को, तो इस किताब को याद करने की जरूरत नहीं है, 3 महीने में वैसे ही ऑन ऑफ करके किताब याद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वालिद साहब की 3 कैटेगरी थी, उसमें से जब बेटी हो तो वो वालिद साहब ZF भी हैं और प्लस असबा भी हैं। तो ZF के अकॉर्डिंग वालिद साहब को 1/6 तो मिलना ही मिलना है, कंपलसरी है, और बचेगा तो R भी मिलेगा, यानी बचा हुआ माल रेसिड्यू मिलेगा। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। तो कोई सा भी सवाल हो, सबसे पहले स्टेप 1 के लोगों के नाम लिखें, वो कुरान करीम के अंदर किधर से एग्जिस्ट करते हैं, उनका हिस्सा कितना है ये लिखें। तो फादर को भी जो है वो फादर जो हैं 411 के अंदर मौजूद हैं, और फिर उसके बाद ये आपके पास जो R बचता है वो फिर बुखारी में, मुस्लिम में मौजूद है कि जो लोग जिनके हिस्से फिक्स इनको दे दिए जाएं, जो बकिया बच जाए वो आपके पास असबा बिन नफसी का है, उसमें जो करीब तर हो। अगर यहाँ बेटा होता तो फिर वालिद साहब का 1/6 मिलता, और बचा हुआ हिस्सा जो होता है वो बेटा उधर लेके जाता है बेटी के साथ में। तो फिलहाल ये स्टेप नंबर 1 हुआ। कम टू दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? टोटल शेयर ऑफ ZF, जबिल फरूज के कुल हिस्से, टोटल शेयर ऑफ ZF। अब जबिल फरूज तो तीनों हजरात मौजूद हैं, फादर भी मौजूद हैं, डॉटर और वाइफ। तो फादर, डॉटर और वाइफ। फादर का हिस्सा कितना? 1/6। डॉटर का हिस्सा कितना? 1/2। वाइफ का कितना? 1/8। कोई बताएगा इसका एलसीएम कितना आएगा? जिन लोगों को एलसीएम लाना नहीं आता मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्लास के बाद। एलसीएम कितना आएगा इसका? 24 आएगा। यहाँ पे क्या लिखे? 1/6 के नीचे क्या लिखे? 4। यहाँ पे क्या लिखे? 1/2 के नीचे 12। और यहाँ क्या लिखा जाए? 3। कितना हो गया? हाउ मच? 19/24। 19/24, यानी कुछ बच गया। 24/24 होता तो नहीं बचता। इसका मतलब स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी नफसी। असबा बी नफसी के अंदर 4 लोग आते हैं। फिर से एक बार बुक की तरफ जाएंगे। बेटा पोता पर पोता आता है, बाप दादा पर दादा आता है, भाई भाई की औलादे आती हैं, चचा चचा की औलादे आती हैं। तो असबा बी नफसी के अंदर ये 4 हजरात मौजूद हैं। हमारे पास पहली लिस्ट में कोई नहीं है। नीचे आते हैं, इसको ऐसे भी चलेंगे, इसको ऐसे भी चलना है, और ऐसे भी चलना है बीच बीच में। तो पहली कैटेगरी में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स वाई वालिद साहब क्या हो गए? असबा बिनफसी हो गए। इनको बचा हुआ R इनको मिलेगा। तो R जो मिलेगा शेयर ऑफ असबा बिनफसी के अंदर, तो यहां पे इसके स्टेप में हमने लिखा शेयर लेफ्ट फॉर, शेयर बचा है लेफ्ट फॉर किसके लिए? फादर के लिए। किसी का माइक खुला है, प्लीज बंद कर लें, क्लास हो रही है। शेयर लेफ्ट फॉर फादर, यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी R। यहां फार्मूला लगेगा होल स्टेट माइनस टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF। तो होल जो है एक ही तरह का है, चाहे वो 1 करोड़ का हो, 1 अरब का हो, 1000 रुपए का हो, 100 रुपए का हो। तो एक में से आप माइनस कर देंगे 19/24। क्या आंसर आएगा सिंपलीफाई करके? 5/24। 19/24। 19/24। 5/24। तो आंसर कितना आ गया? 5/24। तो वालिद साहब को 2 तरीके से मिल रहा है।
तो इसके बी स्टेप में आप लिख लेंगे टोटल शेयर ऑफ फादर, टोटल शेयर ऑफ फादर, फादर का टोटल शेयर, यानी एक ZF के नाते मिल रहा है और एक R के नाते, असबा के नाते मिल रहा है। तो यहां पे तो उनको 1/6 मिला, और जो असबा के नाते R अभी आपने निकाला है वो कितना निकाला है, 5/24। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आंसर आएगा, 9/24। 9/24। तो कुरान करीम के अंदर ये तो फिक्स कर दिए गए, ये वाले फिक्स कर दिए गए, और कुछ हमें होमवर्क दे दिया गया करने के लिए, जो कि हम असबा का निकाल रहे हैं। तो अब स्टेप नंबर 4 में आ जाइए, जो कि फाइनल स्टेप है। स्टेप नंबर 4 में हो गया टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो यहां पे सबके हिस्से अब रख दीजिए, फादर, डॉटर, वाइफ। फादर का 9/24 रखा जाएगा, जबकि हमने तो कुरान करीम में पढ़ा कि 1/6। तो जब तक हमें ये कैलकुलेशन और नहीं आएगी हम फिर गलत कर बैठेंगे। डॉटर का कितना, 1/2। वाइफ का कितना, 1/8। एलसीएम कितना, 24। ये कितना आ जाएगा, 9। ये कितना आ जाएगा, 12। ये कितना आ जाएगा, 3। कितना हो गया जी, 24/24 बना जाएगा। यानी पूरा तकसीम हो गया। अब जो आपके पास 40,000 रुपए हैं, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, शेयर ऑफ इनहेरिटर्स इन अमाउंट। क्योंकि पैसों से मतलब है सबको, हिस्सों से मतलब नहीं है। तो 1 जो शेयर अमाउंट है पहले वो निकाल लें, इनहेरिटेंस अमाउंट ऑब्लिक टोटल शेयर। तो 40,000 को डिवाइड करें कोई साहब 24 से, कितना आया जी भाई, कितना आया भाई? आंसर आप ही लोगों से चाहिए, मैं लिख दूंगा तो फायदा क्या होगा फिर? मैं तो 5-7 साल से सीख ही गया जी भाई। 40,000/24 करें, क्या आंसर आएगा? 1667.667 6 और आपके 16,670। 1666.66 पॉइंट भी लिखना है, चूंकि अदरवाइज फिर वैल्यू सारी गड़बड़ आ जाएंगी फाइनल में जाके। तो ये आपके पास 6.66 और ये आप 7 कर लीजिए, या आपको 6 कुछ भी रख दीजिए। अब यहाँ पे जो इसको मिलना है, क्या नाम है, फादर को मिलना है, वो 9 हिस्से मिलने हैं। तो यहाँ पे फादर का को जो मिलेगा वो 9 मल्टीप्लाइड बाय जो आपने वैल्यू पे निकाली थी, वो 16 और ये 6666 जो भी आपने निकाला था वैल्यू को, उसको मल्टीप्लाई कर दिए। और जो डॉटर है डी और वाइफ है डब्ल्यू, इनको मल्टीप्लाई कर दिए। डॉटर को कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है। और वाइफ को कितने हिस्से मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 9 से, तो फादर को कितना 1,000 रुपए जा रहे हैं, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए हैं। जी। और डॉटर को कितना जा रहा है, अगर हम जाते हैं 20,000 जी, डॉटर को कितना मिल रहा है, 20,000 20,000। सही निकाला है या गलत निकाला है? जी जी सही है, सही है, सही है। नीचे 5,000 आ जाएगा। चेक नहीं किया, मैं भी चेक कर लेता हूँ। नहीं सही है, बिल्कुल सही। 24 19,999.99। हाँ 20, क्योंकि अगर आपने उसको राउंड ऑफ नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली ठीक निकलता रहेगा। और वाइफ को कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, हिस्से जा रहे हैं। तो वाइफ का जा रहा है 5,000। 5,000 और 0.01 करके, इतना सा डिफरेंस आ रहा है। यानी जो 40,000 था वो आपके पास, ये पूरा का पूरा आपके पास तकसीम हो गया। तो इस तरीके से सारे सवालात हल होंगे। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। और जो ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, जिन लोगों ने वो IIRC को के अंदर ग्रुप में हैं,
उन सारे लोगों को ये वीडियो अपलोड जो है कल इंशाल्लाह मिल जाएगी। जो भी सवालात हों इसको पढ़ने के बाद आप उसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं, बट रिक्वेस्ट ये रिलेटेड टू दी इनहेरिटेंस ही पोस्ट किए जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ उसके अंदर मटेरियल ना डाला जाए। और किसी ने क्लास के बाद पर्सनली बात करनी है तो मेरे से कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं।